गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पूजा पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स क्लासेस में दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो है उसकी बुक का नाम है आपका समष्टि आर्थिक सिद्धांत। ये आपकी फर्स्ट पेपर की बुक है समष्टि आर्थिक सिद्धांत। और जो दूसरी बुक्स है उसका नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास। सेकंड पेपर में आपके चॉइस की बुक है, एक तो थ्योरी बुक आएगी और एक आएगी आपकी सांख्यिकी, जिसको अपन स्टैटिक्स बोलते हैं। सांख्यिकी या सांख्यिकी के मूल तत्व। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि सेकंड बुक में आप कौन सी बुक चॉइस करते हो। अपन अब पहले बुक की बात करते हैं, समष्टि आर्थिक सिद्धांत, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। फर्स्ट ईयर में अपन ने व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत पढ़ा था। व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत जो कि व्यक्ति या व्यक्तिक इकाइयों से संबंधित होता है, और समष्टि आर्थिक सिद्धांत जो होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था या सभी व्यक्तियों से मिलकर बनती है, इसलिए ये पूरे देश से संबंधित होती है। फर्स्ट पेपर को जो है 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले अपन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस साल अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में बता देती हूँ कि फर्स्ट पेपर के सिलेबस को 3 खंडों में डिवाइड किया हुआ है या 3 सेक्शन में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले आज अपन सिलेबस लिख लेते हैं कि सेक्शन ए में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्शन बी में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे और सेक्शन सी में क्या क्या टॉपिक पढ़े जाएंगे। तो आप पहले नोट डाउन कर लो। सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपका सेक्शन ए में वो होगा समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, कि समष्टि अर्थशास्त्र जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसका परिचय क्या है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा जाएगा वो होगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणाएं, ये अपना सेकंड टॉपिक होगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे आय का वृत्ताकार प्रवाह। आय का वृत्ताकार प्रवाह, यह आपका थर्ड टॉपिक होगा। इसके बाद राष्ट्रीय आय, जो कि नेशनल इनकम कहलाती है। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में, एवं माप। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं एवं माप, ये अपना 4 टॉपिक होगा। इसके बाद मुद्रा की प्रकृति, क्षेत्र, कार्य एवं महत्व के बारे में पढ़ा जाएगा। मुद्रा की प्रकृति, क्षेत्र, कार्य व मुद्रा का क्या महत्व है। मुद्रा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सारी क्रियाएं जो है मुद्रा के लिए या धन के लिए की जाती है। तो मुद्रा की प्रकृति, क्षेत्र, कार्य व महत्व क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मुद्रा की पूर्ति, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अपना मुद्रा की पूर्ति व भारत में मुद्रा का माप, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत में मुद्रा का माप, इसके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके बाद होगा आपका मुद्रा का मूल्य। मुद्रा का मूल्य व इसमें परिवर्तन, व इसमें परिवर्तन, ये सारे टॉपिक अपने फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेक्शन
बी की कि सेक्शन बी में क्या क्या टॉपिक पढ़े जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है उत्पत्ति व रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत। उत्पत्ति व रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत, ये आपका सेकंड सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक होगा। इसके बाद कीन्स का उत्पत्ति व कीन्स का उत्पत्ति व रोजगार व आय का सिद्धांत, ये अपना सेकंड टॉपिक होगा सेक्शन बी का। इसके बाद अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका गुणक, फिर होगा त्वरक और लास्ट टॉपिक होगा व्यापार चक्र। ये आपके सेक्शन बी के टॉपिक हैं जो अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेक्शन सी की। सेक्शन सी के अंतर्गत जो अपन बैंकों के बारे में अध्ययन करेंगे, बैंकों में भी जो है केंद्रीय बैंक, नेक्स्ट टॉपिक व्यापारिक बैंक, उसके बाद 1991 के पश्चात यानी 1991 के पश्चात जो भी बैंकिंग सुधार हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। बैंकिंग सुधार थर्ड टॉपिक आपका ये होगा। और उसके बाद लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा आपका भारत की मौद्रिक नीति। ये आपके फर्स्ट बुक का पूरा सिलेबस है जिसको अपन ने 3 सेक्शंस में जो है अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग बता दिया है। अब ये आप जो है नोट डाउन कर लेना ताकि अपने को ये पता रहे कि किस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, जिससे आप लोग भी तैयार रहेंगे। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की। फर्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको पता है कि फर्स्ट टॉपिक अपना क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। भाई अपनी जो पहली बुक है वो आपकी समष्टि आर्थिक सिद्धांत है। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र से पहले मैं आपको बता दूं, पहले अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि व्यष्टि और समष्टि शब्द ये आए कहाँ से हैं, ये इसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो अर्थशास्त्र की 2 शाखाएँ, ये जो अर्थशास्त्र है आपका, इस अर्थशास्त्र की 2 शाखाएँ बनाई गई है। एक है आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी है आपकी समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों शब्दों का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था रैगनर फिश के द्वारा, जो कि 1933 में 1933 में सबसे पहले व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग रैगनर फिश नामक अर्थशास्त्री ने किया था। व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो और समष्टि का मतलब होता है मैक्रो। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, जिसको अपन बोलते हैं, या लघु बोल सकते हो आप इसको, या छोटा बोल सकते हो। मैक्रो का मतलब होता है संपूर्ण, समस्त, विशाल,
या बड़ा। अब नाम से स्पष्ट है, व्यष्टि मतलब माइक्रो, सूक्ष्म, लघु, छोटा। कहने का मतलब ये है कि छोटी इकाइयों का अध्ययन जहाँ पर किया जाता है वो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और जो पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है, जो भी कोई भी टॉपिक हो सकते हैं, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जिन भी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से पहले अपन थोड़ा सा व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में समझ लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता क्या है। वैसे आपको BA फर्स्ट ईयर में, क्योंकि पहली बुक जो है आपकी फर्स्ट ईयर में व्यष्टि अर्थशास्त्र ही थी, उसके बारे में आपको पूरा पता है, लेकिन फिर भी अपन जो है थोड़ा सा व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बता देते हैं ताकि आपका थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ग्रीक शब्द या माइक्रो शब्द जो है आपका, माइक्रो शब्द जो है ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, लघु होता है, छोटा होता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। वैयक्तिक का मतलब होता है इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार, एक उद्योग। यानी जो छोटे लेवल पर जो अध्ययन होगा वो सारा अध्ययन अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे मान लो एक व्यक्ति है या एक उपभोक्ता है, वस्तु की दी हुई कीमत पर उपभोक्ता अपनी आय को किस प्रकार से खर्च करे कि उसे अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। क्योंकि उपभोक्ता का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है कम से कम कीमत देकर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना। अगर अपन उसी की बात करते हैं, फर्म की बात करते हैं अपन, तो फर्म का क्या उद्देश्य होता है? फर्म का उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। अब लाभ वो कब कमाएगा कि दी हुई लागत पर या कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए। इसी प्रकार एक उद्योग जो होता है, एक उद्योग जो कि वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो वो वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित करे कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बिक सके। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बिकेगी जभी तो उसको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि ये फर्म और जो उद्योग जो कि वस्तुएं बना रही है, तो जो उत्पादन के साधन काम में लेती है। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया था कि उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन। ये उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, साहस आदि। ये उत्पादन के साधन कहलाते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी फर्म को कोई भी वस्तु बनानी है तो उसके सबसे पहले उसे उत्पादन के साधन इकट्ठे करने होंगे। इन उत्पादन के साधनों के बिना वो कोई भी उत्पादन नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले उसे भूमि, अगर उसके पास भूमि खुद की नहीं है तो उसे भूमि लेनी पड़ेगी। उस भूमि के प्रतिफल के रूप में उसे क्या देना पड़ेगा? लगान देना पड़ेगा। इसके बाद जब भूमि का अरेंज हो जाता है उसके बाद वो श्रम, जो कि श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं, उनको लगाता है। और श्रमिकों का जो प्रतिफल होता है, श्रमिक काम करते हैं और उनका जो प्रतिफल होगा उनको मजदूरी दी जाती है। पूंजी की बात करते हैं। पूंजी भी एक उत्पादन के साधन के रूप में काम आती है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और वो बिजनेस करना चाहता है तो सबसे पहले वो भूमि और श्रम के बाद पूंजी को लेगा। अब पूंजी जब लेता है तो उसका प्रतिफल उसे क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। इसके बाद जब उत्पादन का जो स्वामी है, जो उत्पादन करता है, जो कि उत्पादन के साधनों को काम में ले रहा है, उनको निवेश कर रहा है, उनको इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसके बदले में जो भी वो जोखिम उठा रहा है उस जोखिम के बदले में उसे लाभ प्राप्त होता है। इसलिए एक उत्पादनकर्ता को, एक विनिवेशकर्ता को साहसी कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हर बिजनेस में जो है लाभ मिले, उसे नुकसान भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। इसलिए उसमें जोखिम लेने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसको साहसी कहा जाता है। तो जो उत्पादन के साधन हैं, इन उत्पादन के साधनों में आय का वितरण होता है। क्यों? क्योंकि ये भूमि का लगान, श्रमिक की मजदूरी, पूंजी का ब्याज और साहसी का लाभ, ये क्या है? उत्पादन के साधनों की आय तो है। ये सब भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार जो उद्यम करता है, जो निवेश करता है, जो कि क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई भी उत्पादन कर रहा है, तो जो भी उत्पादन के साधन हैं, जैसे कि भूमि हो गई, मैंने अभी आपको बताया था
श्रम हो गया, पूंजी हो गई, इन सबको वो उत्पादन में इस प्रकार से लगाता है ताकि उसका अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, क्योंकि अधिक उत्पादन होगा तभी तो उसका लाभ ज़्यादा होगा। तो वो ये कोशिश करता है अगर उसके पास श्रमिक महंगे पड़ रहे हैं तो वो मशीनों का प्रयोग करेगा ताकि उसकी लागत क्या आ सके, कम आ सके। और अगर उसे पूंजी यानी ब्याज महंगा पड़ रहा है तो वो श्रमिकों का यूज़ ज़्यादा करेगा, क्योंकि श्रमिकों का यूज़ ज़्यादा करेगा तभी उसकी लागत कम आएगी। तो जो उत्पादन के साधन हैं उनको किस प्रकार से किस उपयोग में लगाया जाए, इन सब चीज़ों का अध्ययन अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। शॉर्ट टर्म में अपन बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुल उत्पादन की बनावट और आवंटन को स्पष्ट किया जाता है कि उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है और उसका वितरण किस किस प्रकार से किया जाना है, क्योंकि जो भी लाभ होगा या जो भी आय होगी उस आय को, जो भी लाभ होगा या जो भी आय होगी उस आय को उत्पादन के साधनों को श्रमिक के मजदूरी के रूप में, पूंजी के ब्याज के रूप में और भूमि के लगान के रूप में देने के बाद जो साहसी के पास बचेगा वो उसका खुद का लाभ होगा। ये सारी चीज़ें अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद आता है अपना समष्टि अर्थशास्त्र। ये तो अपने मैंने जो है थोड़ा सा आपको संक्षिप्त रूप में बता दिया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। वैसे कोर्स की स्टार्टिंग जो है समष्टि अर्थशास्त्र से होती है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ और परिचय के बारे में अब अपन पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ कह लो, परिभाषा कह लो, कुछ भी। यह आपके छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए। समष्टि का मतलब संपूर्ण, समस्त, जिसमें सारी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसकी परिभाषा की अपन बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों, जैसे मैंने व्यष्टि की बात की थी तो व्यष्टि में तो एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आपकी राष्ट्रीय आय, क्योंकि जितने भी अर्थव्यवस्था में लोग हैं उन सब लोगों की आय को जब जोड़ दिया जाता है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र में हो, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र में हो, चाहे वो तृतीय क्षेत्र में हो, इन सभी आय को जोड़ दिया जाता है तो वो किसी देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन उपभोग की, क्योंकि व्यक्ति जब आय प्राप्त करता है तो उस आय से उपभोग भी तो करता है, क्योंकि जब वो उपभोग करेगा तभी तो उसको संतुष्टि प्राप्त होगी। तो जितने भी व्यक्ति अर्थव्यवस्था में हैं उन सभी के टोटल उपभोग को राष्ट्रीय उपभोग या कुल उपभोग बोला जाता है। राष्ट्रीय आय हो गई, राष्ट्रीय उपभोग हो गया। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय बचत की। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति आय तो प्राप्त करते हैं तो सारा का सारा खर्च तो नहीं कर देते हैं, उसमें से कुछ जो है सेविंग के रूप में की जाती है या बचत की जाती है। जो व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमाता है वो ज़्यादा बचत करता है, जो व्यक्ति कम पैसे कमाता है वो कम बचत करता है, और जो बहुत ही कम कमाता है वो बहुत ही कम रूप में बचत करता है। क्योंकि बचत एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि बिना बचत के आगे कोई भी अगर आकस्मिक समस्याएं आती है तो उन समस्याओं से हम जो है समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए जितनी भी बचत होती है अर्थव्यवस्था में टोटल, उन सब का योग ही राष्ट्रीय बचत या कुल बचत कहलाता है। आप इसको कुल भी बोल सकते हो क्योंकि सभी का टोटल होता है, आप इसको राष्ट्रीय भी बोल सकते हो क्योंकि सभी का होता है, टोटल होता है। अब बचत के फॉर्मूले के लिए y माइनस सी बराबर s होता है। y को अपन यहाँ पर आय को y से डिनोट किया, c को अपन ने उपभोग से डिनोट किया, और y में से यानी आय में से जब उपभोग माइनस आ जाता है तो हो जाती है आपकी बचत। अब इसमें जो है अगर व्यक्ति उपभोग ज़्यादा करेगा तो बचत ऑटोमेटिकली कम होगी, अगर वो उपभोग कम करेगा तो बचत अपने आप ही कम हो जाएगी। इस प्रकार राष्ट्रीय बचत इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन राष्ट्रीय निवेश की, क्योंकि व्यक्ति जो है बचत तो करता है
लेकिन बचत अपने आप नहीं बढ़ती है। कुछ व्यक्ति इस छोटी छोटी वस्तुओं को निवेश भी करते हैं और निवेश करेंगे तभी तो उनकी आय ज़्यादा प्राप्त होगी। इस प्रकार टोटल जो निवेश होता है अर्थव्यवस्था में वो सारा आपका कुल निवेश या आर्थिक राष्ट्रीय निवेश के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार कुल रोजगार की अपन बात करते हैं। कुल रोजगार भी जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। कुल जहाँ पर आ जाएगा, समस्त जहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर समूह का अध्ययन किया जाएगा वो समष्टि अर्थशास्त्र माना जाएगा। इसके बाद सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर जो जनरल वस्तुओं की जो कीमतें होती है, सभी वस्तुओं की जो टोटल कीमतें होती है वो सारी आपकी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। इसके बाद आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो देश का जो विकास होगा, क्योंकि देश का विकास किसी एक व्यक्ति से या एक परिवार से संबंधित नहीं होता है, पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। तो जहाँ पर आर्थिक विकास आएगा वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके बाद आर्थिक विकास में जो उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमेशा विकास ही होता रहे, इसमें तेजी और मंदी की स्थिति आती है। तो आर्थिक विकास में जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो तेजी और मंदी की स्थिति आती है वो आपके अर्थव्यवस्था में यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है आपका सार्वजनिक राजस्व। राजस्व का मतलब आय होता है। सार्वजनिक राजस्व यानी सरकार जो खर्चे कर रही होती है, ये जो खर्चे करती है उसके लिए उसे आय भी तो प्राप्त होनी चाहिए। तो सरकार की जो आय होगी या सार्वजनिक राजस्व जो होगा वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन सार्वजनिक व्यय की, क्योंकि जब सरकार को आय प्राप्त हो रही है तो लोगों के कल्याण के लिए, उसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने के लिए लाभप्रद योजनाओं पर या कल्याणकारी कार्यों के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो सार्वजनिक व्यय जो होगा वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। जिस प्रकार से व्यक्ति की आय तो होती है कम और अगर वो खर्चा ज़्यादा कर रहा होता है तो उसे उधार लेना पड़ता है, इसी प्रकार सरकार भी लोगों के कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करती है, अपनी आय से भी ज़्यादा पैसा खर्च करती है। उसके बदले में सरकार को क्या लेना पड़ता है? ऋण लेना पड़ता है। तो सार्वजनिक ऋण का जब अपन अध्ययन करेंगे तो वो भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ विदेशी व्यापार व विदेशी भुगतान। विदेशी व्यापार व विदेशी भुगतान की बात करते हैं तो ये भी आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। विदेशी व्यापार, क्योंकि कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश जो है सभी वस्तुओं का उत्पादन कम कीमत पर नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ पर जो साधन प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उनका हम प्रयोग करके कम से कम लागत जिन वस्तुओं की आ रही है उनका उत्पादन हमें ज़्यादा करना चाहिए, और जिन वस्तुओं की लागत हमारे यहाँ पर ज़्यादा आ रही है और विदेश में उस वस्तु की लागत कम आ रही है तो उस वस्तु का हमें जो है वहाँ से वो वस्तु हमें मंगानी चाहिए, और ज़्यादा वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा है उसे हमें क्या करना चाहिए? निर्यात करना चाहिए। इस प्रकार निर्यात करके और आयात करके हम विदेशी व्यापार करते हैं, जिससे क्या होगा? हम उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिससे हमारी जो है ग्रोथ ज़्यादा हो सके। इसके बाद जब आप आयात निर्यात कर रहे हो तो अपने को भुगतान भी करना पड़ेगा। अब अमेरिका से आप कोई वस्तु मंगा रहे हो तो उसका भुगतान उसकी करेंसी में किया जाएगा। जापान से अगर कोई वस्तु मंगा रहे हो तो उसका भुगतान उसकी करेंसी में किया जाएगा। इस प्रकार विदेशी भुगतान जो आएगा वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन चीज़ों के अलावा बैंक, वित्तीय संस्थाएं और जो है सरकारी संस्थाओं के जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं इन सब का अध्ययन जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये आपकी समष्टि अर्थशास्त्र का छोटा सा था कि भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है।